नमस्कार। हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम टू दी पॉइंट विद आनंद वर्धन। कुछ ही दिन पहले मैंने एक स्पेशल एपिसोड हम दोनों ने मिलकर किया था। हमारे एक गेस्ट उसमें आए थे, अनुपम चतुर्वेदी। तो वो एक एक्स्ट्रा एपिसोड था इस हफ्ते के लिए। ये हमारा रेगुलर प्रोग्राम है जो ट्यूसडे को हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। तो आनंद, आज थोड़ा सा वोटिंग परसेंटेज से मैं शुरू करूंगा। डिप इन वोटिंग परसेंटेज, ये पिछली बार हमने बात की थी कि जब भी डिप आता है तो वो कांग्रेस की तरफ मोरलेस वो ऐसा फायदा हो जाता है कांग्रेस का। तो ये एक आप जरा टेबल देखिए। मैं चाहूंगा कि शुरू हम अपनी बातचीत इस टेबल से करें। ये डिप अभी तो खैर चुनाव आनंद चल ही रहा है, लेकिन ये 4 स्टेट्स हैं जो यहाँ पे बीजेपी की ऑलमोस्ट 100% सीट्स उनके पास थी। ये 85 सीट्स है, मेरे ख्याल 85 में से 84 उनके पास थी। इन स्टेट्स में अगर आप यहाँ चुनाव भी खत्म हो चुके हैं, अगर आप एवरेज वोटिंग परसेंटेज मैंने निकाला है इसमें और उसको कंपेयर करें 2019 से, तो इन 4 स्टेट्स में गुजरात में 4.3% कम हुआ है वोटिंग, राजस्थान में 5%, मध्य प्रदेश में 5 से ज्यादा कम हुआ है और उत्तराखंड में 4.6%। और ये सबसे ज्यादा कमी इन 4 स्टेट्स में आई है। तो मेरा ये प्रश्न है कि अगर वोटिंग परसेंटेज कम होता है, उससे बीजेपी का नुकसान होता है, तो ये 4 स्टेट्स ने तो मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन दे दिया है ऑन द नेगेटिव साइड। तो आप इसे किस तरह से देखते हैं आनंद? नहीं, ऑफ कोर्स अजय, नॉर्मली मेरे हिसाब से तो हर क्योंकि इलेक्शन 5 साल पे होता है, तो इलेक्शन को एक एक साल की फ्रीक्वेंसी नहीं, 5 साल एक बड़ा पीरियड होता है। अब 5 साल के बीच लोगों का जो पढ़ाई लिखाई है या एजुकेशन है वो भी ज्यादा होनी चाहिए, अवेयरनेस भी ज्यादा होनी चाहिए, पार्टिसिपेशन, मतलब पीपल आर मोर इन्फॉर्म। हर एक साल लोग बढ़ता जा रहा है और 5 साल में तो ये काफी फर्क होना चाहिए। तो मेरा अपना अंदाज ये है कि हिंदुस्तान जहां पे एवरेज 65 और 70% के बीच में पूरे देश में अगर वोट हो रहा है, मैं पूरे देश का एवरेज कर रहा हूं, तो वहां पे हर इलेक्शन के बाद, मतलब हर 5 साल पे कम से कम 3-4-5% तो ऊपर शिफ्ट होना ही चाहिए। एंड आइडियली जब हम लोग 100 साल, भाई ये होना चाहिए कि 100 साल जब हम लोग 47 में करें तो हम लोग 90% प्लस के वोट उस पर रहें। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि 2 चीजें हुई हैं। पिछली बार 2019 का जो वोटिंग परसेंटेज था उससे कम हुआ है, अवेयरनेस ज्यादा हुई है। तो एक जो सीधे सीधे जो सबको लग रहा है, हालांकि टू बी फेयर, आई मीन टू बी ऑनेस्ट, ये कोई कहीं इस तरह का कोई फॉर्मूला नहीं है, इस तरह का कोई लिखा नहीं है कि अगर वोट कम पड़ेगा तो इसका मतलब बीजेपी के वोट हैं। लेकिन आप अपने अगल बगल के एनवायरनमेंट से इसको रिलेट करके और एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि अब जो बीजेपी के सपोर्टर्स हैं, जो हार्डकोर सपोर्टर्स की मैं बात कर रहा हूं, वो 2 तरह के लोग रह गए हैं। एक वो रह गया है जो कुछ भी हो जाए बीजेपी को वोट करना है। एक ये है कि वो जैसे पहले था कि अगर आप बीजेपी को वोट नहीं करते हैं तो आप राष्ट्रद्रोही हैं, अगर आप बीजेपी को वोट नहीं करते हैं तो आप पाकिस्तानी सपोर्टर हैं, बीजेपी को वोट नहीं करते हैं तो आप मुस्लिम सपोर्टर हैं, ये सब जो चलता था, वो मैं इसलिए अजय आपसे इसको शेयर कर रहा हूं। वो अगर आप अब देखिए तो गाली गलौज पे उतरा हुआ है। वो हर बार ये कर रहा है 4 जून को देख लेंगे, 4 जून को देख लेंगे। तो मेरा अपना ऐसा मानना है कि एक बड़े वर्ग में जो जिनका मोदी जी के प्रति एक अच्छी भावना थी, उनको लगता था कि भाई मोदी जी 2014 में आए थे, कहे थे भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे, कहे थे नौकरियां लगा देंगे, कहे थे डीजल पेट्रोल के प्राइस कम कर देंगे, गैस के प्राइस कम कर देंगे, वो कुछ हुआ नहीं। और मोदी जी ऐसा नहीं, मोदी जी ने हार्ड निर्णय लिए हैं। मोदी जी ने नोटबंदी का निर्णय, जो बहुत अहम निर्णय था, जिसपे कोई चर्चा नहीं होती, आज मोदी जी से कोई पूछता भी नहीं कि मोदी जी आपकी नोटबंदी का क्या हुआ। मोदी जी ने जीएसटी का जो निर्णय लिया, ये सब देश के बड़े निर्णय थे और ये सब बूमरैंग किए हैं। ये सब इसने देश के अर्थव्यवस्था को चौपट करने में एक बड़ा कारण नोटबंदी हरदम लिखा जाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो कम वोट पड़े हैं
वो खास करके भाजपा के समर्थित जो जो वोटर हैं, वो लोग थोड़ा घर पे बैठ गए हैं, उनका वो उत्साह नहीं रहा है। और उसके उसके एक सिर्फ कारण मोदी जी से नहीं है, एक कारण और है। मोदी जी ने इतने बाहर के लोगों को आयातित कर लिया, इंपोर्ट करके अपनी पार्टी में बिठा लिया है कि बीजेपी का जो वो वर्कर जो 30 साल 25 साल 15 साल 20 साल से बीजेपी में लगा हुआ है, उसको लगता है भाई ये कैसे आ गया। मैं आई विल जस्ट गिव यू 1 or 2 एग्जांपल्स। संतोष गंगवार बरेली से 8 बार के सांसद हैं, एक बार बीच में हार गए, 8 बार के सांसद। मतलब आपने उनका टिकट काट दिया। अब अगर आप उनका टिकट काट देंगे तो उनके समर्थक बीजेपी के सपोर्टर तो हैं, लेकिन वो शायद एज अ मार्क ऑफ प्रोटेस्ट कह लीजिए या लैक ऑफ एंथुसिज्म, वो नहीं जाएंगे वोट करने। और इस तरह के एक नहीं अनेक उदाहरण हैं। तो मुझे ऐसा लगता था कि मोदी जी का जो बार बार एक कोशिश थी कि हम राम मंदिर करके, मोदी जी का ये मानना था ना कि जो राम मंदिर जाएगा वो बीजेपी का वोटर है। तो भाई मंदिर तो मैं भी जाता हूं, आप भी शायद जाते हैं, तो हम सब लोग मंदिर तो जाते हैं, लेकिन हम लोग बीजेपी को वोट नहीं करेंगे। तो ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि शायद वो जो उत्साह नहीं भर पाए हैं, वो जितना कस के जो उत्साह होता था, वो एक बड़ा कारण रहा है कि वोटिंग परसेंटेज डाउन हुआ है। और खास करके उन सीटों में ज्यादा, उन जगहों पे ज्यादा हुआ है जहां पे बीजेपी की एब्सोल्यूट, मतलब बीजेपी की स्वीप किया था। जो आपने आपने वो दिखाया है, मध्य प्रदेश की एक छिंदवाड़ा की सीट जो कमलनाथ के लड़के जीते थे, उसके अलावा सारी सीटों पे बीजेपी जीती थी। तो उन 4 स्टेट में तो इट वाज क्लीन स्वीप, लेकिन वहां पे लोगों ने वोट कम दिया। तो उसका माने तो यही निकाला जाएगा कि बीजेपी के लोग इस बार घर से बहुत उत्साहित नहीं और घर से निकले भी नहीं है वोट देने के लिए। अजय। या आनंद, इधर वैसे मैंने बाकी स्टेट्स का नहीं देखा है, यूपी वगैरह में पहले 2 फेज में भी वोटिंग कम हुई थी, बाद में अब वो कह रहे हैं पिकअप कर ली, लेकिन जो नुकसान होना था वो तो हो चुका होगा यूपी वगैरह में भी। महाराष्ट्र में भी कम हो रही है, मैंने नहीं देखा है क्योंकि यहाँ पे अभी पोल पूरे हुए नहीं, कंप्लीट नहीं हुए, पूरे कंप्लीट नहीं हुए हैं, तो उसके बाद ही देखेंगे। अब एक और चीज, जो पोलिंग डेटा आया है कल स्पेशली, उसमें एक मैं श्रीनगर की बात करूंगा, कश्मीर इन जनरल, क्योंकि श्रीनगर के बारे में ये हाइप कल से चल रही है कि यहाँ पे पिछले 30 सालों में सबसे ज्यादा वोटिंग हुई है। तो एक मैं आपको जनरल, ये मैं स्लाइड अक्सर दिखाता रहता हूं जब ये बोलते हैं कि आर्टिकल 370 के बाद कश्मीर में सब कुछ ठीक हो गया। ये लाल लाइन है कितने टेररिस्ट मारे गए हैं 1988 से लेकर 2024 तक। ये पीक आया था कारगिल वॉल के सामने। ब्रंट ऑफ टेररिज्म अटल बिहारी वाजपेयी जी को फेस करना पड़ा था, उसके बाद ये कम हुआ, और सबसे कम टेररिज्म यूपीए 2 के टाइम हुआ था 2010, 11, 12, 13 उस पीरियड में। उसके बाद से वहां पे टूरिज्म पिकअप किया है जो अभी भी है। अब उसके बाद अगर 2014 से और 2024 तक अगर देखेंगे तो कई घटनाएं हुई, लेकिन मोर और लेस ऐसा कुछ भी यहाँ नहीं है जो ये दिखाता है कि 370 आर्टिकल के एब्रोगेशन के बाद कोई फर्क पड़ा है टेररिज्म एक्टिविटीज। इसका मैं आपसे बात कर रहा था कि कल श्रीनगर में 37.98% वोटिंग टर्नआउट रहा है, और लेफ्ट में मैंने टेबल दिखा दिया है, 1996 में 41% था। ये बात बिल्कुल सही है। आर्टिकल 370 2019 अगस्त में रिवोक किया था, तो शायद ये पहला इलेक्शन हो रहा है 2024 में वैली में, ये जब आर्टिकल रिवोकेशन के बाद। आनंद, अब मैं थोड़ा सा इसमें अंदर आपको दिखा रहा हूँ। ये जो स्टोरी चल रही है, ये मैंने लिया है असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज कल का पोलिंग परसेंटेज। ये राइट हैंड साइड पर श्रीनगर और उसके आसपास का मैप है जो मैंने प्लॉट किया है। बीच में जो ऑरेंज एरिया आप देख रहे हैं वो श्रीनगर का सिटी है, सिटी एरियाज है। लाइक हब्बा कदल आप ये मान लीजिए कि लखनऊ का अमीनाबाद हजरतगंज एरिया, वहां पे 14% कल वोटिंग हुई है। आप हजरत बल देख लीजिए, ये यूनिवर्सिटी से लगा हुआ एरिया है, यहाँ पे एनआईटी है, सब पढ़े लिखे लोग हैं। यहाँ पे भी 28% वोटिंग हुई है।
तो जो भी वोटिंग ज्यादा हुई है वो जो पहाड़ी इलाके हैं और काफी फैले हुए हैं वहां पर वोटिंग ज्यादा हुई है। शहरों में जहां पढ़े लिखे लोग रहते हैं उन इलाकों में वोटिंग बहुत ही कम हुई है। तो इसका क्या इन्फ्रेंस निकाला जा सकता है कि जो भी हमने श्रीनगर सिटी पर तो बहुत इन्वेस्ट किया है, उसको स्मार्ट सिटी बना दिया, इलेक्ट्रिक बसेस चला दी, टूरिज्म भी हाई है, लेकिन फिर लोग क्यों नहीं निकल के आए? मैं दो चीजें कहूंगा। मैं उससे पहले अजय, मैं श्रीनगर का एक चीज और कहना चाहूंगा कि ये मेरे ख्याल में 17 एमएलए कंस्टिट्यूंसीज थी जो आपने दिखाई थी, 17 विधानसभा की कंस्टिट्यूंसीज थी, और उनको मिला के एक श्रीनगर की एक लोकसभा कंस्टिट्यूंसी बनती है। उसको दो तरह से कहेंगे। पहले मैं परसेंटेज में आने से पहले एक थोड़ा बैकग्राउंड भी बता दूं। मोदी सरकार इसको अपना जो आज की तारीख में, जब अगर आपको याद हो इलेक्शन शुरू किया था, तो राम मंदिर के बराबर, मैं बराबर बोल रहा हूं, अगर वो अपना ये जो कहते थे ना कि मेरा सबसे बड़ा अचीवमेंट 10 साल का, तो एक राम मंदिर और दूसरा वो उसी सांस में 370 को भी बोलते हैं, हमने 370 हटाई, हमने 370 हटाई। फिर वो ये बार बार कहते हैं कि 370 हट जाने के बाद कश्मीर की बहुत तरक्की हुई, कश्मीर में बहुत अमन चैन हुआ, कश्मीर में सब कुछ ठीक है। उससे दो प्रश्न होते हैं। एक प्रश्न यह है कि भाई एक फिगर ये नहीं देते हैं कि अब तो 5 साल हो रहे हैं, करीब करीब 4.25 साल हो ही गए हैं, 370 हटे, 9 अगस्त 2019 में हटी थी। एक जो सबसे बड़ा जिसपे इनको वोट लेना होता है, और सिर्फ वोट वही नहीं पूरे हिंदुस्तान में लेना होता है, वो कश्मीरी पंडित की बात करते हैं। तो क्या कोई फिगर है कि कितने कश्मीरी पंडितों को आपने वापस रिहेबिलिटेट किया कश्मीर में और जम्मू में, मतलब उनको अपने घर भेजा, कश्मीर अपने घर भेजा? वो नंबर्स, क्योंकि आप ही की सरकार है, आप वहां, आप ही के मनोज सिन्हा जी हैं, आप ही सरकार चला रहे हैं। दूसरा मुझे एक और चीज अजय लगती है कि आप जैसे अगर कोई भी कुछ करता है उसके बाद एक पीपल्स मैंडेट माना जाता है, उसके बाद जो इलेक्शन होता है उसको ये माना जाता है कि लोगों का इसमें आप उस इलेक्शन के प्रति क्या राय है। तो 2014 में लास्ट जो जम्मू कश्मीर के लोग हैं उन्होंने आखिरी बार इलेक्शन मताधिकार का प्रयोग किया था। 10 साल हो रहे हैं, क्योंकि 2000 माफ कीजिएगा 2019 में लोकसभा भी किया था, 5 साल हो रहे हैं, वो फिर से अपने मत का प्रयोग करने जा रहे हैं। बीजेपी का ये मानना है कि उसने ऐसा चमत्कारी काम किया है कि वहां अमन चैन है, लोग बहुत खुश हैं, सबको बहुत नौकरी मिल गई है सब जगह। अच्छा, मैं एक बहुत बेसिक चीज पूछ रहा हूं, कश्मीर में बीजेपी ने अपना कैंडिडेट उतारने की हिम्मत क्यों नहीं की? क्या कैंडिडेट ही नहीं मिला? और ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि 2019 में भी श्रीनगर में बीजेपी लड़ी थी, 14 में भी लड़ी थी, 9 में भी लड़ी थी, 4 में भी। ऐसा नहीं है कि बीजेपी वहां लड़ी नहीं थी, कोई आप आउट ऑफ। तो ये बीजेपी को भी इसका आंसर देना चाहिए कि वो वहां पे क्यों नहीं इलेक्शन लड़ रही, व्हाट आर द रीजंस कि वो वहां इलेक्शन नहीं लड़ रही है। तो एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात जो आप कह रहे हैं कि जो शहरी इलाके हैं और जहां पे ज्यादा जो अब मैं देख सकता हूं, मैं पिछले साल गया था कश्मीर, श्रीनगर रहा था 4-5 दिन। जो शहरी इलाका है वहां पे बहुत ज्यादा बंदोबस्त है, वहां पे सिक्योरिटी फोर्सेस बहुत हैं, करीब करीब हर दुकान के सामने आपको एक मतलब, क्योंकि वहां की रिक्वायरमेंट है, आप उसके बिना सरकार चला नहीं सकते हैं। वहां पे एक आदमी अपना गन लिए हुए खड़ा हुआ है। ऐसी जगहों पे ये सोचने वाली बात है कि उस व्यक्ति की उस बंदूक, वो सुरक्षा कर्मी है, वो तो देश का, उसको तो आदेश मिला है इसलिए खड़ा है, उसके पास ये विल नहीं है, उसके पास अपना ये लेने का नहीं कि मुझे यहाँ खड़ा हूं कि नहीं हो। देखने वाली बात यह है कि अगर वो वहां खड़ा हो रहा है तो उसको देख के लोगों को ज्यादा सिक्योरिटी का एहसास हो रहा है, लोगों को ज्यादा लग रहा है कि वी आर इन अ वेरी सिक्योर्ड एनवायरमेंट। क्योंकि अगर सिक्योर्ड एनवायरमेंट है तभी आदमी निकल के वोट देने जाएगा, या उसको देख के उसको डर लगता है कि भाई ये भाई साहब बाहर खड़े हुए हैं, वोट देने जाऊं। क्योंकि वहां पे इस तरह की भी खबरें आई हैं और कई ऑफिस मतलब कई जिम्मेदार लोगों की तरफ से आई हैं कि
श्रीनगर परसे में सरकार के पुलिस के कुछ अधिकारी जो थे, उन लोगों ने वोट को कम, इलेक्शन कमीशन को कहा गया है, शिकायत की कि वोट न देने के लिए लोगों से अपील किया कि आप वोट देने नहीं जाइएगा, खबरदार टाइप्स। तो ये भी एक पैमाना है जो बिल्कुल साफ इंगित कर रहा है कि वहां केवल और केवल आप सिक्योरिटी फोर्सेस के दम पे वहां का काम को चला पा रहे हैं, क्योंकि आप जैसे ही बाहर निकल रहे हैं, जो गांव का एरिया है, जो ज्यादा खुला एरिया है, जहां पे ज्यादा सिक्योरिटी फोर्सेस नहीं, वहां इलेक्शन परसेंटेज बढ़ गया है। और मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है वहां से 5 ही एमपी आते हो, जम्मू कश्मीर से, लद्दाख से एक आता है 6। उस हिसाब से यूपी ज्यादा आपको इंपॉर्टेंट लगता हो कि यहाँ 80 है, यहाँ रोज सुबह शाम रोड शो करो। एक रोड शो तो आपका बनता था उस जगह भी, श्रीनगर में भी, देश की कैपिटल है। एक रोड शो तो आपका बनता था मणिपुर में भी, क्यों नहीं जा रहा है? तो ये भी प्रश्न है जो उठेंगे। लेकिन जो आपका मूल प्रश्न है, ये साफ है कि वहां पे जो सरकार है वो उन लोगों में, उनके दिल में, उनके दिमाग में ये नहीं कम्युनिकेट कर पाई अपने एक्शन से, अपनी बातों से, कि आप महफूज हैं, सुरक्षित हैं, और इसलिए लोग बाहर निकल के वोट नहीं दिए हैं, जो मेरी समझ है। अजय आनंद, ये थोड़ा सा गुलाम नबी आजाद के बारे में मैं पूछ रहा था कि ये कहाँ पे गायब हो गए सडनली। ये इलेक्शन लड़ने आ रहे थे और अगले ही दिन ये इन्होंने कहा नहीं लड़ेंगे, और किसी ने इन्हें शायद बोल दिया कि भाई मत लड़िए आप। तो ये मतलब बीजेपी की क्या स्ट्रेटेजी है इनको लेकर? नहीं, देखिए, मुझे लगता है बीजेपी की स्ट्रेटेजी बिल्कुल क्लियर है। गुलाम नबी साहब की भी स्ट्रेटेजी बिल्कुल क्लियर है। गुलाम नबी साहब 40-45 साल का अपना कांग्रेस का सफर था। राज्यसभा की कहीं ऐसी स्थिति कांग्रेस की नहीं थी, कांग्रेस की सरकारें नहीं है इस समय, 3 जगह सरकार है कि उनको राज्यसभा भेजा जा सकता था। गुलाम नबी आजाद साहब को एक अदद घर चाहिए था दिल्ली में रहने के लिए, बिना इंटाइटलमेंट के चाहिए था, क्योंकि वो जिस घर में रह रहे हैं उसके लिए वो इंटाइटल्ड नहीं है, वो किसी चीज के मेंबर नहीं है, किसी आयोग के चेयरमैन नहीं है। बीजेपी को एक ऐसा आदमी चाहिए था कांग्रेस में, जिस तरह की बीजेपी पॉलिटिक्स करती है, जो केवल छोड़े ना, छोड़ने के साथ साथ 10 गाली भी बके, क्योंकि वहां जितनी आप ज्यादा गाली बकेंगे उतना अच्छा है। तो मतलब गुलाम नबी आजाद जब 10 पेज का लेटर लिखते हैं और गाली कांग्रेस के से ज्यादा गांधी परिवार, राहुल गांधी, सोनिया गांधी को देते हैं, तो वो क्वालिफाई करते हैं उस घर में जिसके लिए वो इंटाइटल्ड नहीं है, उसमें रहने के लिए। तो बीजेपी को गाली दिलवानी थी, गुलाम नबी आजाद को दिल्ली में घर चाहिए था। उस समय इन्होंने, अच्छा, बीजेपी को लगा था कि ये साहब को हम आगे अपना फेस बना देंगे और यही कश्मीर में फेस होंगे। गुलाम नबी आजाद में अगर इतनी हिम्मत होती तो गुलाम नबी आजाद अब तक कई रैली करते हुए कहीं दिखाई दे रहे होते, ड्राइंग रूम में बैठ के, घर में बैठ के इलेक्शन के समय। मतलब मुझे हरदम लगता है कि जो लोग पॉलिटिक्स में हैं, एक्टिव पॉलिटिक्स में रहे हैं, देश की शीर्ष राजनीति की हैं, वो इलेक्शन के समय घर में कैसे बैठ सकते हैं? तो वो मतलब मुझे लगता है कारोबारी थे, उन्होंने अपने हिसाब से अपना लेन देन कर लिया। दोनों, बोथ दी पार्टीज आर हैप्पी, क्योंकि वो बीजेपी के किसी अपने घर में तो रह नहीं रहे हैं, सरकारी घर है, बिना पैसे के, मतलब पैसा दे रहे हो ना दे रहे हो मालूम नहीं मुझे, लेकिन वो उस घर में रह रहे हैं जिसके लिए वो इंटाइटल नहीं है। अजय, लास्ट में आनंद, मैं एक आपको स्लाइड दिखाऊंगा। मैं थोड़ा सा आसाम की आपसे बात करना चाहता हूँ। आसाम शायद आनंद ऐसा स्टेट है जिसमें 80% से ज्यादा वोटिंग हुई है, और उसने अपना वो ट्रैक रिकॉर्ड मेंटेन रखा है। लगभग इतनी वोटिंग पिछली बार भी हुई थी, लेकिन लास्ट टाइम अगर आप यहाँ डेटा देखें तो वोट परसेंटेज बिटवीन कांग्रेस और बीजेपी बहुत ही नैरो मार्जिन था इसमें, लेकिन सीट्स का फर्क काफी ज्यादा था। तो एक तो इस बार क्या आउटलुक है, और दूसरा हेमंत बिस्व शर्मा जी, अगर इनकी सीट्स पिछले चुनाव जितनी नहीं आई, पिछली बार शायद 7 सीट जीते थे, तो क्या इनकी भी पोजीशन खतरे में हो जाएगी? जैसे कि बोला जा रहा है योगी आदित्यनाथ भी जाएंगे इलेक्शन के बाद, तो इनका क्या होगा? आनंद, ऐसा माना जा रहा है अजय कि जो इस समय की जो पॉलिटिक्स चल रही है देश में,
उसके जो हेमंता बिस्वा शर्मा साहब हैं वो उसके वाइस चांसलर के बनने के लिए वो भी एक दावेदार हैं। जिस तरह की पॉलिटिक्स चलती है, जो गंदगी, जो भाषा, जो बदतमीजी, जो इंस्टीट्यूशंस को यूज करना, मैं 2-3 इंसिडेंट आपको याद दिलाता हूँ। ये वही है जिसने जिग्नेश मेवानी को गुजरात से जाके अरेस्ट करा के उठाया था, और मतलब ये असम पुलिस वहां से गई और जिग्नेश मेवानी के उस स्टेटमेंट के कहने के 1 घंटे के अंदर वहां से असम पुलिस चल दी और उसको उठा के ले आई थी। तो इनमें वो सारे गुण हैं कि बीजेपी में जो इस तरह की वैकेंसी अव्वल तो होगी नहीं, लेकिन अगर वो मोदी और अमित शाह साहब कोई वैकेंसी करते हैं तो ये अपने को वहां पे देखते हैं कि मैं तो इस तरह के काम करने में महारत हासिल है। लेकिन इनके बारे में, अच्छा, पहली चीज। दूसरी चीज ये भी है कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो सेकेंड फेज ऑफ राहुल गांधी का था, उसमें सबसे ज्यादा राहुल गांधी ने टाइम अगर बिताया है तो उन्होंने असम में बहुत टाइम बिताया है। और उसका एक बड़ा कारण ये था कि असम में लेस देन 1% वोट पड़ा था कांग्रेस को, लेकिन कांग्रेस की सीटें 3 ही आई थी, अगर मैं गलत नहीं हूं 3 ही आई थी, अगर 3 आई थी। नाउ विद दिस थिंग हैपनिंग, कांग्रेस के लिए एक बड़ा मतलब एक मौका था कि वो असम में फिर वापस अपनी सीटों को कुछ कब्जा करे। अगर आपको याद हो तो असमी पूरी भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 1, भारत जोड़ो न्याय यात्रा पार्ट 2, दोनों में अगर कोई स्टेट जहां पे लाठीचार्ज और सबसे ज्यादा तंग करने की कोशिश की गई और कहा गया है कि इलेक्शन के बाद में एक को उठवा लेंगे और FIR करेंगे, इस तरह की जो धमकी दी गई, वो असम और हेमंता बिस्वा शर्मा में की गई। हैविंग सेड दैट, जो आप कह रहे हैं कि अगर इनकी सीटें कम आएंगी तो ये हटाए जाएंगे, जिसको हटाना है उसकी सीटें भी तो कम आएंगी, तो उनको भी, तो वो भी हटा दिए जाएंगे। तो पहली चीज ये है कि मुझे नहीं लगता है कि दिल्ली सरकार अब ऐसे लोगों की बनेगी जो हेमंता बिस्वा शर्मा की सीटें कम आने पे उनको हटाने का उनका मॉरल राइट हो। लेकिन दूसरा एक जो मुझे हेमंता बिस्वा शर्मा का जो ज्यादा मतलब जो मुझे लगता है कि ज्यादा जिसकी उम्मीद है वो बीजेपी में रहेंगे, ये किसने आपसे कहा? हेमंता बिस्वा शर्मा बीजेपी में क्यों रहेंगे? क्योंकि अगर उनको लिया नहीं जाएगा वो अलग बात है, लेकिन अगर हेमंता बिस्वा शर्मा इस स्थिति में रहते हैं तो ये उनको बीजेपी में रहेंगे, ये भी कोई बात जरूरी बात नहीं है। और अगर नहीं मतलब बीजेपी में ही रहते हैं तो जिनको उनको हटाना है वो मेरे हिसाब से इस स्थिति में नहीं होंगे कि वो उनको हटाने की कॉल ले सके। और ये भी एक बड़ा कारण है कि कुछ मुख्यमंत्री बीजेपी स्टेट के मन में बिल्कुल ठीक से, ये उनके एक्शन से आपको दिख जाएगा, मन ही मन ये चाह रहे हैं कि इनकी मेजॉरिटी तो कम हो ही जाए, नहीं तो हमारा जाना तय है। तो इनके अपने ही लोग इनको इलेक्शन में सीटें कम करवाने के चक्कर में, अजय, ऐसा मेरा असेसमेंट है। ये इस बार के रिजल्ट्स इतने मतलब हम लोग बहुत उत्सुकता से वेट कर रहे हैं, सब जगह से हम सब ने उस पर काफी डिस्कशंस किए हैं। एनीवे, थैंक यू सो मच आनंद फॉर योर पॉइंट ऑफ व्यू एज यूजुअल। अगले हफ्ते मिलेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू अजय, थैंक यू।